सबसे पहले क्या है, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी। सबसे पहले एलिजिबल कौन होगा, कंडीशंस क्या क्या, ठीक है। इसमें दो चीजें, एलिजिबल एंड कंडीशंस। सबसे पहले, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल subjected to such condition and restrictions as we prescribe and in the manner specified in section 49, we entitled to take credit of input tax charge on any supply of goods or services or both to him which are used or intended to used in the course and furtherance of his business, and the said amount shall be credited to his credit ledger। देखो भाई, सबसे पहले एलिजिबल कौन है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। सब्जेक्टेड टू सेक्शन 49। सेक्शन 49 बोलता है पेमेंट ऑफ कैश के बारे में बोलता है, ठीक है। सॉरी, पेमेंट ऑफ कैश नहीं, कैश लेजर से जो टैक्सेस की पेमेंट करते हैं उसके बारे में बोलता है। और आईटीसी का हम यूटिलाइजेशन केवल टैक्स पे करने के लिए कर सकते हैं, हम इससे इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते, ठीक है। पेनाल्टी पे नहीं कर सकते, एडिशनल फीस पे नहीं कर सकते, ठीक है, आईटीसी से। बाकी जो कैश लेजर से हम सब कुछ पे कर सकते हैं। तो सेक्शन 49 का समरी यही है। फिर उसके अंदर वो भी आता है कि आईजीएसटी को आप सबसे पहले आईजीएसटी से यूज करोगे, देन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी से, फिर सीजीएसटी को आप सीजीएसटी से यूज करोगे, देन आईजीएसटी से यूज करोगे, एंड एसजीएसटी को पहले एसजीएसटी से यूज करोगे, देन आप आईजीएसटी से यूज करोगे। एंड इन शॉर्ट बोला है कि आईजीएसटी को सबसे पहले आपको खत्म करना है। तो सेक्शन 49 का ब्रीफ है, जब सेक्शन 49 पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी क्या कहता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ टू हिम। मतलब जो उसने परचेज किया है, जो उसको सप्लाई किया गया है, मतलब रेसिपिएंट को जो सप्लाई किया गया है उस पे जो भी आईटीसी है उसके लिए वो एलिजिबल है। कब, जब वो उसको फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज करेगा तो, ठीक है। वो आईटीसी लेगा और वो कहाँ क्रेडिट हो जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। समझ में आ गया, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से आप सब वाकिफ हो, अच्छे तरीके से वाकिफ। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट क्या है, जब हम जीएसटीआर 3 भी फाइल करते हैं तो जीएसटीआर 3 भी से हम आईटीसी लेजर में ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर है, डन। आगे चलते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्टेंट इन दिस सेक्शन, no registered person shall be entitled to credit of any input tax in respect of any supply of goods or services or both him unless। देखो पहला क्या था, एलिजिबल, दूसरा क्या है, कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है, he is in possession of tax invoice or debit note। आईटीसी तो दो ही चीजें क्लेम कर सकते हो, किस चीज से, टैक्स इनवॉइस है, डेबिट। अब कुछ लोग बोलते हैं उस पर इनवॉइस होता है लिखा हुआ तो ले सकते हैं। देखो यहाँ पे लॉ में अगर कल को प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, अगर इन डेप्थ में जाएगा तो अगर इनवॉइस लिखा हुआ भी है तो भी आईटीसी नहीं मिलेगा। मैंने सेक्शन 31 पढ़ाया था, उसके रूल में साफ साफ लिखा था द वर्ड टैक्स इनवॉइस शुड बी देयर, याद है। और यहाँ पे भी क्या बोल रहा है, पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस। अगर कोई बच्चे बंदे लिखते हैं ना बिल, इनवॉइस, कॉपी, मेमो, तो उस केस में वैलिड नहीं होगा। जब आप लोग ऑडिट करने जाते हो या जब भी आप अकाउंट में बिल चढ़ाओगे परचेज का, तो अगर इनवॉइस लिखा हुआ है तो भाई उसका आईटीसी के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। सॉल्यूशन क्या है, पार्टी को बोलो भाई, अगर उसने जीएसटी चार्ज किया है तो बोलो भाई पहले तो 16 चीजें 17 चीजें कंडीशन कंपलसरी होने चाहिए और टैक्स इनवॉइस में होने चाहिए। बोलेगा ये ऐसा कहाँ लिखा है कि इनवॉइस लिखा होना चाहिए, बोला सेक्शन 16 पढ़ो और सेक्शन 16 रीड विद सेक्शन 31 और रूल फिर जो उसका कौन सा रूल था 48 आई थिंक 46 और 48 रूल, वो तीनों फिर सेक्शन पढ़ाना पड़ेगा उनको। नेक्स्ट आता है डबल ए जो इन्होंने सर्च किया है, the detail of invoice or debit note refer in clause A has been furnished by supply the statement of outward supply and such details have been communicated to recipient of such invoice or debit note in a manner specified in section 37 GSTR 1। 37 जो तुम जीएसटीआर फाइल करते हो वो फाइल किया होना चाहिए और वो रिसिपिएंट को कम्युनिकेट हो जाना चाहिए कि आपकी आईटीसी रिफ्लेक्ट कर रहा है। ही हैज रिसीव गुड्स, एक्चुअली उसने गुड्स रिसीव कर लिया, ठीक है जी। मतलब उसका इनवॉइस भी रिसीव हो गया और उसका गुड्स भी रिसीव हो गया। नेक्स्ट आता है, ये कह रहा है कि अगर एक आपका वो केसेस होता है ना जहां पे आप जॉब वर्कर के पास में भेज देते हो,
ठीक है, उस केस में भी आपका गुड्स रिसीव माना जाएगा। ठीक है। और नंबर 2 सेक्शन 10 हमने जब पढ़ा था, याद है? सेक्शन 10 में हमने थर्ड पर्सन वाला पढ़ा था कि उनका डायरेक्शन थर्ड पर्सन अगर यहाँ से वहां भेज दिया जाता है तो भी डिम्ड माना जाएगा कि आपने वो रिसीव कर लिया है। अगर एजेंट ने भी रिसीव कर लिया तो भी रिसीव माना जाएगा। ठीक है जी। अब देखो ए यही बोला हुआ है, वेयर द गुड्स एंड नहीं वन देखो एक्सप्लेनेशन के नीचे वाला, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू ए रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन whether acting as agent or otherwise before or during the movement of goods either by way of transfer of documents or title of goods or other means। यही वाला था सेक्शन 10 में हमने पढ़ा था ना। क्या पढ़ा था हमने? टाइप ऑफ सप्लाई था वो। हाँ ठीक है। तो उसमें हमने ये पढ़ लिया था कि ये आपका, तो ऐसे ही अगर मान लो खुद हमने रिसीव नहीं किया है और हमारे ब्याह पे किसी ने और रिसीव कर लिया या हमने डायरेक्ट रास्ते से रास्ते में बेच दिया तो माना जाएगा कि हमने रिसीव कर लिया। आ जाते हैं पॉइंट नंबर सी, बहुत इंपॉर्टेंट। सब्जेक्टेड टू द प्रोविजन फॉर सेक्शन 41(5) द टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट। मतलब अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है द टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई हैज बीन एक्चुअली, अब जिसने हमसे चार्ज किया है वो गवर्नमेंट को पे किया होना चाहिए। मतलब सामने वाली पार्टी ने अपनी जीएसटी 3 भी फाइल किया होना चाहिए। सामने वाले जिससे आप परचेज कर रहे हो ना उसने भी 3 फाइल किया होना चाहिए। और यहाँ पे जो ही हैज फर्निश्ड रिटर्न में से तो 39, ही कौन है हमें पता है? हु इज ही? रेसिपिएंट। क्योंकि 39 तो वो सामने ये जो है ना 39 ये हमारे बात करता है कि हम जब तक आईटीसी क्लेम नहीं करेंगे तब तक हमें मिलेगा कैसे। ठीक है। यहाँ पे ही कौन है? रेसिपिएंट, तुम खुद। ठीक है। सी वाला पॉइंट कौन है? सामने वाला पार्टी ने टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को। मतलब अल्टीमेटली क्या क्या है, एक तो इनवॉइस होना चाहिए, गुड्स रिसीव हो जाना चाहिए, फिर आपके टूवे में भी दिखना चाहिए। टूवे में दिखने के बाद टूवे में कब दिख जाता है? टूबी में, सॉरी टूबी में कब दिख जाता है? जब जीएसटी R1 फाइल होती है टूबी में तो दिख जाता है, लेकिन अगर सामने वाले ने जीएसटी 3 फाइल नहीं किया तो आपको आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अगर आपको देखा जाए उसके बाद भी अगर आपने आईटीसी क्लेम नहीं किया तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए साइमल्टेनियसली, तभी आप एलिजिबल हो आईटीसी के लिए। अब ध्यान रखो, अब प्रॉब्लम क्यों आ रही है? इतने सारे नोटिस इसी के लिए आ रहे हैं, इतने सारे नोटिस इसीलिए आ रहा है कि आजकल डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। मैंने आप लोगों को लास्ट कुछ क्लासेस में नोटिस भी दिखाया था कैसे आ रहा है कि अगर पार्टी ने क्या किया, जीएसटी R1 फाइल कर दिया है और 3 भी फाइल नहीं किया है तो भी नोटिस भेजा जा रहा है। क्यों? लॉ में साफ साफ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट को टैक्स पहुंच जाना चाहिए। अगर तुम्हारा जिससे तुमने परचेज किया था, जो तुम्हारा सप्लायर अगर गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया तो ब्रो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी। मतलब आईटीसी नहीं ले सकते? नहीं ले सकते हो। गुड। टू बी में जब टू बी फाइल करते हो तो टू बी में आता है लिखा हुआ। टू बी आज तक डाउनलोड में भी देखा है, आज जाकर देखना अपने क्लाइंट का कि भाई उसमें लिखा हुआ था टू बी। अभी ड्यू डेट क्या है? 25 हो गया ना, अभी तुमने 20 तारीख की जब फाइल की होगी तो टू बी डाउनलोड करना, ऑटो पॉपुलेटेड किसी महीने का डाउनलोड करना। उसके अंदर लिखा होता है जीएसटी आर फाइल, यस। और 3 फाइल टिक्का लगा होता है, यस। आर यू एलिजिबल फॉर आईटीसी, आगे लिखा होता है, तो वहां से पता नहीं चलेगा। और स्टिल उसके बाद जब सर्च टैक्स पेयर करते हो तो सर्च टैक्स पेयर करते हो तो पिछले 6 महीने की रिटर्न दिखाई नहीं देता किसने फाइल किया कि नहीं किया है? मैंने दिखाया है ट्रांसफॉर्म में, तो क्या वहां से पता नहीं चलेगा? यस बोलो। टू बी में दिखता है ना? हाँ टू बी में दिखता है। जो जीएसटी R1 फाइल हुई होगी तो मैं टू बी में दिखेगा तभी तो हम 3 भी कर। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, जब हम फाइल करते हैं तो हमें फिर कब चेक, कौन सा खोल के चेक करना पड़ता है कि हमने सीजीएसटी में फाइल किया था कि एसजीएसटी में फाइल किया? वो तो इनपुट किया, आउटपुट की बात कर रहा हूँ। इनपुट। इनपुट तो टू वे में दिख जाएगा, टू बी में दिख जाएगा। अच्छा टू वे जब बोलो तो समझना टू बी है। ठीक है। टू बी भाई भाई है, बस टू वे ये है कि टू वे आपका कभी भी चेंज हो जाता है। अगर 1 सेकंड पहले चेक किया अभी 1 लाख था, अगर मान लो किसी सप्लायर ने तुरंत फाइल कर दिया तो 1,02,000 हो जाएगा। लेकिन टू बी एक डेट फिक्स होता है, वो 14 तारीख के बाद चेंज नहीं होता। हाँ 13 तक लोग रिटर्न फाइल करते हैं, 11 तक मंथली वाला फाइलिंग होता है, 13 तारीख तक आईएफ वाली होती है, आईएफ फैसिलिटीज होती है क्वार्टरली वाली। तो 13 तारीख को रात को अपडेट होता है, उसका तो चेंज नहीं होता। किसका सर? टू बी चेंज नहीं होता और टू ए चेंज होता रहता है। टू ए चेंज होता रहता है। हाँ तो ये जो तुम्हारा टू ए और टू बी बिल्कुल डिट्टो है, जैसे वो फिल्म वो आती नहीं एक कॉमेडी, उसमें कॉमेडी में आती है ना, वो जो है ट्विंस ब्रदर, सॉरी सिस्टर, ट्विंस जो है पता नहीं नाम मुझे ध्यान नहीं है। तो बिल्कुल डिट्टो है, एक्सेप्ट ये है कि टू बी फिक्स हो जाता है 14 तारीख के बाद और टू ए चेंज होता रहता है। ठीक है जी। तो ध्यान रहेगा। नेक्स्ट आता है पढ़ो, प्रोवाइडेड वेयर गुड्स अगेंस्ट इनवॉइस आर रिसीव इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट्स।
लॉट्स और इंस्टॉलमेंट्स में आ रहा होगा तो क्या किया जाएगा? Provided that where the goods against an invoice are received in lots or installments, the registered person shall be entitled to take credit upon receipt on last installments. जब आपको लगता है कि जो गुड्स है वो बहुत सारे लॉट्स में आ रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स में आ रहे हैं, तो आईटीसी के लिए कब रिलीज होगा? लास्ट इंस्टॉलमेंट जब रिसीव हो जाएगा, ठीक है। Further, that where a recipient fails to pay the supplier of goods or services or both other than the supply or within taxes payable on RCM, the amount towards the value supply along with the tax payable within 180 days. भाई ये कह रहा है कि अगर तुमने उनको 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया तो आप आईटीसी रिवर्स करोगे, ठीक है। मतलब आईटीसी अकेले आप एलिजिबल नहीं हो, और along with interest कितना at the rate 18% per annum. Provided also that the recipient shall be entitled to avail the credit of input tax payment made by him of the amount towards the value supply of goods or services both along with the tax payable thereon. कह रहा है कि जब जब अगर आपने क्या बोलते हैं उसको रिपेमेंट कर दोगे तो आप उसके लिए आप रिक्लेम करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है जी। पहले तो रिवर्स करना है फिर आप उसको एलिजिबल होगे पे करने के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत है अगर? उसके बाद नेक्स्ट क्लॉज कहता है 16(3) कहता है कि अगर आपने डेप्रिसिएशन अगर चार्ज कर लिया है तो उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, अगर आप जैसे 1 लाख की आप मशीन कोई फर्नीचर परचेज करके लाओ, 18,000 उसके ऊपर जीएसटी है तो 1,18,000 हो गया, तो आपको बुक्स में कैपिटलाइज कितना करना है? अगर 1 लाख कैपिटलाइज करोगे तो आपको इसका आईटीसी मिल जाएगा पूरा पूरा 18,000 रुपए का, ठीक है। सेम टाइम ले लो, एज पर लॉ आपको कैपिटलाइज भी तो 1 लाख ही करना होता है, एज पर एज जो है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यही कहता है ना, ठीक है। अगर आपने टैक्स को भी कैपिटलाइज कर दिया, 1,18,000 को भी कैपिटलाइज कर दिया है, इट मीन्स 1,18,000 को भी कैपिटलाइज कर दिया है, इट मीन्स क्या है आपका कि क्या कॉस्ट हो गई, ये 18,000 का कॉस्ट हो जाएगा, तो फिर आपको तो उस टाइम आपको डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करना सर करना है। एक सेकंड मुझे अगर 1,18,000 क्लेम कर लिया आपने तो आपको उस केस में 18,000 का आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। दोबारा बोलो, जैसे अगर आपने बुक्स में कैपिटलाइज 1,18,000 किया है तो आपको फिर 18,000 का आईटीसी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको पूरा का पूरा 1,18,000 को आपने एसेट्स मान लिया है, कॉस्ट मान लिया, तो आप उस केस में आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा ना, तो दोनों तरफ से नहीं ले सकते हो आप, डबल टैक्स हो जाएगा ना। एक तरफ से आप तो इधर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, डेप्रिसिएशन चार्ज करके आपने इनकम टैक्स पर टैक्स कम पे करोगे, फिर इधर से जीएसटी में आप इनपुट भी ले रहे हो, ठीक है। तो उस केस में आपको नहीं मिलेगा, डन है। नेक्स्ट आता है, a registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the 30th नवंबर, 30 नवंबर के बाद आप उस आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं हो। मैं दोबारा बताता हूँ, 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न की जो फाइलिंग करने की डेट होती है 30 नवंबर और द रिलेवेंट एनुअल रिटर्न की जो फाइलिंग की डेट होती है ना, फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न डेट, मतलब ये फर्निशिंग क्या है? मतलब आपका आपने जो फाइल कर दिया है वो, अगर मान लो आप 30 नवंबर से पहले अपनी एनुअल रिटर्न फाइल कर देते हो, कोई बंदा समझदार कहता है भाई मैं तो जून में फाइल कर दूंगा अपनी एनुअल रिटर्न, तो उस केस में एनुअल रिटर्न फाइल तो फिर आप जून के बाद एलिजिबल नहीं हो आईटीसी के लिए। सपोज करो ये क्लॉज किस लिए आया है मैं बता देता हूँ। पहले इस क्लॉज में प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम तो ये थी कि पहले ये था कि सितंबर का जो रिटर्न फाइलिंग डेट होती थी, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सितंबर रिटर्न और एनुअल रिटर्न विच इज अर्लियर, तो ड्यू डेट कब होती थी? 20 अक्टूबर। अब जिन्होंने 20 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल नहीं करी, 21 अक्टूबर फाइल कर देते वो प्रॉब्लम हो जाती थी कि आईटीसी देगी ना दे, ठीक है। तो उन्होंने लॉ को चेंज किया, उन्होंने बोला कि भाई 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल कर दो और आईटीसी ले लो। अब 30 सितंबर तक रिटर्न कौन सी फाइल होगी? अक्टूबर का 20 अक्टूबर तक, सॉरी 20 नवंबर तक। तो अक्टूबर की रिटर्न में से 1-2 दिन तुम डिले करके अपने आईटीसी क्लेम जरूर कर लेना, ठीक है। और एनुअल रिटर्न विच इज अर्लियर, अगर एनुअल रिटर्न तुमने उससे पहले फाइल कर दिया तो एनुअल रिटर्न तक आपको सारे आईटीसी अवेल कर लेनी। क्लियर है? ठीक है। ये नीचे वही कहानी दे रखा है, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए उन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी ना, तो अब रिलेवेंट नहीं है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, केस लॉ लगेंगे तो रिलेवेंट है, अदरवाइज कुछ भी रिलेवेंट नहीं है। तो ये आपका सेक्शन 16 ऑल अबाउट सेक्शन 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ पूछना तो पूछना।